नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञान परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अव्ययभाव समास को आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अव्ययभाव समास के 10 अर्थों को हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में और आज हम आगे शुरू करते हैं। अव्ययभाव समास। दोस्तों, आज हम यथार्थ में पढ़ेंगे नंबर 11। नंबर 11। तो दोस्तों, यथार्थ को तीन प्रकार में बताया गया है। दोस्तों, योग्यता अर्थ में, विवक्षा अर्थ में और पदार्थान्तिवृत्ति अर्थ में। तो नंबर 1 है योग्यता। योग्यता अर्थ में योग्यता को 3 अर्थों में बताए गए हैं, यानी योग्यता अर्थ में। तो योग्यता अर्थ में दोस्तों क्या है, इस अर्थ में अनुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी इस अर्थ में अनुपसर्ग का प्रयोग जाता है। दोस्तों, अनु उपसर्ग का प्रयोग यानी अनु के पश्चात में जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा हो, यानी शब्द हो। अनु के पश्चात में जातिवाचक और भाववाचक शब्द हो तो दोस्तों योग्यता अर्थ ग्रहण किया जाता है। योग्यता अर्थ ग्रहण किया जाता है अनु के पश्चात में जातिवाचक और भाववाचक शब्द हो। ठीक है। और इसका विग्रह करते समय दोस्तों क्या है, उत्तर पद को षष्ठी विभक्ति एकवचन में लिखकर आगे योग्यतम पद जोड़ दिया जाता है। इसका विग्रह करते समय उत्तर पद को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर एक वचन में लिखकर आगे योग्यता आगे क्या है, योग्यम शब्द, आगे योग्यम शब्द लिख दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका यानी इनका विग्रह करते समय इसका विग्रह करते समय उत्तर पद को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर आगे योग्यतम शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस अर्थ में क्या है, अनुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी अनु के पश्चात में जातिवाचक या भाववाचक शब्द हो तो योग्यता अर्थ ग्रहण किया जाता है। और इसका विग्रह करते समय उत्तर पद को या इनका विग्रह करते समय उत्तर पद को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर आगे योग्यम शब्द लिख दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जैसे उदाहरण देखते हैं।
जैसे अनुरूप, अनुरूप। आप उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति करेंगे तो षष्ठी विभक्ति क्या होगी? रूपस्य। रूपस्य अनु का अर्थ क्या करेंगे? योग्यम है तो योग्यम हो जाएगा, योग्यम, रूपस्य योग्यम। ठीक है। इसी प्रकार अनु सुखम है तो सुखस्य योग्य। अनु सुखम सुखस्य योग्य, योग्य। ठीक है। इसी प्रकार जैसे अनुगुणम है तो गुणस्य योग्य, योग्य हो जाएगा। अनुगुणम गुणस्य योग्यम, योग्यम। ठीक है। अनुकूलम है तो कुलस्य योग्यम, अनुकूलम। कुलस्य योग्यम, योग्यम। ठीक है। तो दोस्तों उत्तर पद में यानी जो मूल शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति और अनु का जो अर्थ है वो योग्यतम हो जाएगा। यानी अनु के पश्चात में अगर जातिवाचक भाववाचक संज्ञा हो तो अनु का अर्थ योग्यतम हो जाएगा दोस्तों। तो अनुरूपम, अनुरूप तो रूपस्य योग्यम, अनुसुखम तो सुखस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम, अनुकूलम कुलस्य योग्यम। इस प्रकार दोस्तों योग्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं विपसार्थ में। विपसा अर्थ में यानी यथार्थ में जो दूसरा अर्थ है वो देखते हैं विपसा अर्थ में। दूसरा प्रकार विपसा अर्थ। ये दूसरा प्रकार है विपसा अर्थ में। तो दोस्तों इस अर्थ में क्या है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में प्रति उपसर्ग या अव्यय प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी इस अर्थ में पर के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। और इसका विग्रह करते समय दोस्तों मूल शब्द को 2 बार लिखकर उसके आगे प्रति शब्द लिख देते हैं। इसका विग्रह करते समय इसका विग्रह करते इसका या इनका विग्रह करते समय क्या है दोस्तों? क्या कर देंगे? मूल शब्द को 2 बार लिख देंगे।
मूल शब्द को 2 बार लिखकर मूल शब्द को 2 बार लिखकर आगे क्या करेंगे, प्रतिशब्द लिख देंगे। प्रतिशब्द लिख देते हैं या लिख देंगे। तो दोस्तों इसका विग्रह करते समय मूल शब्द को यानी उत्तर पद को 2 बार लिखकर और उसके आगे प्रतिशब्द लिख देते हैं और इसका अर्थ है अर्थ में क्या है, प्रत्युपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में प्रत्युपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इसका विग्रह करते समय मूल शब्द यानी उत्तर पद को 2 बार लिखकर और उसके आगे प्रतिशब्द लिख देते हैं विपक्षार्थ में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, तो इनका जो उत्तर पद है, मूल शब्द है, इनको 2 बार लिख देंगे और आगे प्रति कर देंगे दोस्तों। दिनम, दिनम दिनम प्रति, ठीक है, दिनम दिनम प्रति लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार प्रति ग्रामम है तो क्या हो जाएगा, ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रति ग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति, ग्रामम ग्रामम प्रति। ठीक है, प्रतिदिनम तो दिनम दिनम प्रति, प्रति ग्रामम तो ग्रामम ग्रामम प्रति, यानी जो उत्तर पद है मूल शब्द इनको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और इसमें द्वितीय विभक्ति कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति कर देंगे और 2 बार इनको लिख देंगे और फिर आगे प्रति कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रति हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे प्रति मासम है तो मासम मासम प्रति हो जाएगा। प्रति मासम, मासम मासम प्रति, मासम मासम प्रति, तो प्रत्येकम है तो एकम एकम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति प्रति। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर पद को 2 बार लिख देंगे। जैसे प्रति मासम तो मासम मासम प्रति, प्रति एकम तो एकम एकम प्रति, प्रत्येकम का। ठीक है, यानी प्रति उपसर्ग इसमें आगे एकम है तो एकम एकम प्रति, तो प्रतिदिनम है तो दिनम दिनम प्रति। इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति कर देंगे और इसको 2 बार लिख देंगे दोस्तों और फिर क्या है, ये प्रति लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं पदार्थान्ति वर्ती अर्थ में। नंबर 3 है
यथा का तीसरा प्रकार, यथार्थ में तीसरा प्रकार देखते हैं। दो प्रकार हो गए, तीसरा देखते हैं पदार्थांतिवर्ती। वृत्ति पदार्थांति वृत्ति अर्थ में देखते हैं दोस्तों। इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। चलता है। इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसका विग्रह करते समय दोस्तों क्या है, विग्रह करते समय उत्तर पद को द्वितीय विभक्ति एकवचन में लिखकर और उसके आगे अंतिकर्म्य शब्द जोड़ दिया जाता है, द्वितीय विभक्ति एकवचन में लिखकर। ठीक है दोस्तों। तो इसका विग्रह करते समय, इसका विग्रह करते समय, इनका विग्रह करते समय क्या है, उत्तर पद को या मूल शब्द को उत्तर पद को द्वितीय विभक्ति एकवचन में लिखकर द्वितीय विभक्ति एकवचन में लिखकर उसके आगे अंतिकर्म्य शब्द लिख दिया जाता है। लिख दिया जाता है। ठीक है। अंतिकर्म्य शब्द लिख दिया जाता है। तो दोस्तों इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है और इसका विग्रह करते समय उत्तर पद को यानी मूल शब्द को द्वितीय विभक्ति एकवचन में लिखकर और उसके आगे अंतिकर्म्य शब्द लिख दिया जाता है। ठीक है। अंतिकर्म्य शब्द लिख दिया जाता है द्वितीय विभक्ति उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एकवचन करके। ठीक है। अब दोस्तों उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो शक्ति में क्या है दोस्तों, द्वितीय विभक्ति कर देंगे तो शक्ति का शक्ति, और यथा का अंतिकर्म्य कर देंगे, क्या कर देंगे, अंतिकर्म्य, तो शक्ति में अंतिकर्म्य, ये इसका समास है विग्रह हो गया दोस्तों।
इसी प्रकार जैसे जैसे यथारुचि, यथारुचि, तो रुचि अंतिकर्मी, रुचिम अंतिकर्मी। ठीक है, यथाशक्ति शक्ति में अंतिकर्मी है, यथारुचि रुचिम अंतिकर्मी है। यानी जो मूल शब्द है उत्तर पद है इसमें द्वितीय विभक्ति कर देंगे, या रुचि हो गया, शक्ति का शक्ति हो गया। ठीक है, और यथा के स्थान पर क्या कर देंगे, अंतिकर्मी इनका अर्थ कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यथा गति है तो गति में अंतिकर्मी हो जाएगा, यथा गति, गति में अंतिकर्मी, अंतिकर्मी, गति में अंतिकर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो यथा स्थानम है तो स्थानम अंतिकर्मी है, यथोचितम है तो यथा उचितम, इस प्रकार बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नंबर 12, योग पद्यार्थ में यथार्थ में तीनों प्रकार देख लिए दोस्तों। यथार्थ में जो तीन प्रकार थे, योग्यता अर्थ, विप्सा अर्थ और पदार्थांतिवर्ती अर्थ। तो दोस्तों तीनों पढ़ चुके हैं, और अब हम नंबर 12 पढ़ेंगे। कौन सा, योग पद्यार्थ में। योग पद्य अर्थ में पढ़ेंगे दोस्तों, यानी युगपत। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, जातिवाचक शब्द में लगता है। तो इस अर्थ में क्या है, स अव्यय का प्रयोग होता है दोस्तों। योग पद्य अर्थ में क्या है, स अव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। स अव्यय का प्रयोग, स अव्यय का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, यानी स के पश्चात जातिवाचक शब्द हो तो योगपद होता है, यानी युगपद होता है दोस्तों। ठीक है ना, युगपद अर्थ ग्रहण किया जाता है। स के पश्चात अगर क्या होना चाहिए, जातिवाचक शब्द होना चाहिए। तो इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। और इसका विग्रह करते समय दोस्तों क्या है, उत्तर पद को तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखकर और आगे क्या है, युगपद शब्द जोड़ दिया जाता है। इसका विग्रह करते समय, इसका या इनका विग्रह करते समय इनका विग्रह करते समय क्या है, उत्तर पद को या मूल शब्द को उत्तर पद को तृतीय एक वचन में लिखकर तृतीय एक वचन में तृतीय एक वचन में लिखकर आगे युगपत
युगपत, युगपत शब्द जोड़ दिया जाता है। युगपत शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस अर्थ में श अव्यय का प्रयोग होता है और इसका विग्रह करते समय उत्तर पद को यानी मूल शब्द को तृतीय विभक्ति एकवचन यानी तृतीय विभक्ति एकवचन में लिखकर आगे युगपत शब्द जोड़ दिया जाता है। युगपत शब्द, ठीक है, जोड़ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी स के पश्चात दोस्तों क्या होना चाहिए? जातिवाचक शब्द होना चाहिए। ठीक है, स के पश्चात जातिवाचक शब्द होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है युगपत अर्थ ग्रहण किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे शर चक्रम, उदाहरण देखते हैं। जे श चक्रम, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगा उत्तर पद है ना, चक्कर चक्रम। तो इसकी तृतीय क्या है? चक्रेण। चक्रेण। और स का क्या हो जाएगा? युगपत। युगपत, तो चक्रेण युगपत हो गया दोस्तों। ठीक है, चक्रेण युगपत। तो स चक्रम, स के बाद में क्या है? जातिवाचक शब्द। क्या दोस्तों? जातिवाचक शब्द है चक्रम, तो स चक्रम, तो चक्रेण युगपत हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से सजनम, से जन्म, तो क्या हो जाएगा? जन्मना युगपत। जन्मना युगपत। ठीक है, स मृत्यु, तो मृत्युना युगपत। स मृत्यु, मृत्युना मृत्युना युगपत। ठीक है, स मृत्यु मृत्युना युगपत। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार स परिवारम है तो परिवारेण युगपत। यानी जातिवाचक शब्द होना चाहिए स के बाद में, तो क्या है? युगपत अर्थ ग्रहण किया जाता है। परिवारम, स परिवारम, तो क्या हो जाएगा? परिवारेण युगपत। परिवारेण युगपत। स परिवारम परिवारेण युगपत। युगपत। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर परिवार जातिवाचक आ गया, तो स का क्या हो गया? युगपत हो गया। यहाँ पर मृत्यु जातिवाचक, तो मृत्यु ना आगे स का युगपत। और स जन्म, तो जन्म ना युगपत। और स चक्रम, तो चक्रेण युगपत। ठीक है दोस्तों, तो ये तो योगपद अर्थ में था। और अब आगे हम देखते हैं सादृश्य अर्थ में। एक और जगह देखते दोस्तों, सादृश्य अर्थ में।
तो दोस्तों सादृश्य अर्थ में क्या है, नंबर 13, यानी सादृश्य सादृश्य अर्थ में। तो दोस्तों यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, स के पश्चात व्यक्तिवाचक होना चाहिए। इस अर्थ में भी क्या दोस्तों, स अव्यय प्रयुक्त होता है, ठीक है। इस अर्थ में स अव्यय प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इस अर्थ में क्या है, स प्रयुक्त होता है, स अव्यय का प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है, स अव्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी सादृश्य अर्थ में भी क्या है दोस्तों, स अव्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसका विग्रह करते समय दोस्तों क्या है, उत्तर पद को तृतीय विभक्ति यानी तृतीय एक वचन में लिखकर क्या है, नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें क्या, इसका विग्रह करते समय क्या है, उत्तर पद को षष्ठी एक वचन में लिखकर उसके आगे सादृश्य शब्द जोड़ दिया जाता है दोस्तों। इनका विग्रह करते समय उत्तर पद को यानी मूल शब्द को षष्ठी एक वचन में लिखकर षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर क्या है, उसके आगे सादृश्य शब्द जोड़ दिया जाता है, उसके आगे सादृश्य शब्द जोड़ दिया जाता है। सादृश्य शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है दोस्तों। यानी इस अर्थ में क्या दोस्तों, स अव्यय का प्रयोग होता है और इसका विग्रह करते समय उत्तर पद को यानी मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर उसके आगे सादृश्यम शब्द जोड़ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, सादृश्यम शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, और ये दोस्तों क्या है, स के बाद में क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए दोस्तों। तो योग पद्य में हमने क्या देखा था कि स के पश्चात जातिवाचक था, क्या था दोस्तों, स के पश्चात जातिवाचक और भाववाचक शब्द, ठीक है। योग पद्य में क्या था, जातिवाचक और भाववाचक था, और यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक होना चाहिए दोस्तों। सादृश्य में क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक शब्द होना चाहिए स के पश्चात में। और योग पद्य यानी युग पद में क्या था, यहाँ पर तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए और वहां पर क्या था, जातिवाचक और भाववाचक शब्द होने चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक में जैसे देखते हैं, श रामम, तो रामस्य सादृश्य हो जाएगा,
तो जैसे श्री रामम, तो राम की षष्ठी, रामस्य, और से का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सादृश्यम। से का यहाँ पर सादृश्यम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सादृश्य सादृश्य हो जाएगा, ठीक है, सादृश्य अर्थ में, तो सादृश्य हो जाएगा। तो राम जो उत्तर पद है इसमें षष्ठी हो गई रामस्य, और यहाँ पर स है तो स का सादृश्य हो गया, क्योंकि उत्तर पद में क्या है, व्यक्तिवाचक शब्द है दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक होने के कारण स के स्थान पर यहाँ क्या हो गया, सादृश्य हो गया। अगर जातिवाचक और भाववाचक होता तो दोस्तों क्या है, युगपत अर्थ हो जाता दोस्तों, ठीक है, युगपत अर्थ ग्रहण किया जाता, ठीक है। इसी प्रकार हम जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे सकृष्णम, सकृष्णम, कृष्णस्य सादृश्यम, कृष्ण से सादृश्यम, यानी स के पश्चात में कृष्ण आया है तो कृष्ण में षष्ठी एकवचन हो जाएगा कृष्ण से, और स का सादृश्यम हो गया, क्योंकि स के पश्चात में क्या है, व्यक्तिवाचक शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से स विष्णु है तो विष्णु सादृश्यम, स हरि है तो हरे सादृश्यम हो जाएगा। एग्जाम्पल दे लेते हैं, शहरी, शहरी तो हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम, ठीक है। इसी प्रकार स विष्णु है तो विष्णु सादृश्यम, तो ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल पे 4 कर देते हैं, स विष्णु तो विष्णु सादृश्यम, विष्णु सादृश्यम, ठीक है दोस्तों। यानी षष्ठी विभक्ति विष्णु में क्या होगी, षष्ठी विभक्ति एकवचन और स का सादृश्य, हरि की षष्ठी हरे और स का सादृश्य, कृष्ण की षष्ठी कृष्ण से, स का सादृश्य अर्थ, और यहाँ पर रामस्य का, सॉरी दोस्तों, राम का रामस्य और स का सादृश्य, स के पश्चात में व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी शब्द होने के कारण दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।